हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत का आखिरी लेक्चर लिए थे। दिल्ली सल्तनत के बारे में बताए थे कि 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की आगाज़ हुई है और 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था। मुख्यतः जो इसके दो कंसेप्ट माने गए हैं, जो सबसे पहले कंसेप्ट के रूप में आता है कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा कंसेप्ट आता है इल्तुतमिश का। ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, ऐसा है ही कि इल्तुतमिश जो है वो लाहौर से क्या किया था, उसकी जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण है, सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वो लाहौर से न करके कहाँ से किया, दिल्ली से किया। राजधानी को दिल्ली बनाया और मुख्य रूप से जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, जो संस्थापक शुरुआती रहा, वह सत्ता का विकेंद्रीकरण लाहौर से था। इसीलिए वो जो माना जाता था दिल्ली सल्तनत का संस्थापक वास्तविक रूप में वो कौन माना जाता था, इल्तुतमिश। कुल मिला के मोटा मोटी ये बात समझना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, लेकिन अपनी राजधानी कहाँ रखी, लाहौर, और लाहौर से ही शासन करता था। लाहौर से शासन करने के कारण दिल्ली को राजधानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी, लेकिन सब कुछ लाहौर से ही करता था। लेकिन इल्तुतमिश क्या किया, जब अपने अंदर बागडोर लेकर के आया तो वो क्या किया, लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। इसीलिए इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। अब बताया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में पांच तरह के वंशज चलते रह गए। ठीक है, 5 तरह के शासन व्यवस्था चलना शुरू हुआ। पहले जो वंश है, पहला जो साम्राज्य जो आया उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, जिसका कुतुबुद्दीन ऐबक रहा संस्थापक, उसको बोलते हैं गुलाम वंश। कौन वंश, गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से शुरू हुआ और पूरे कितना तक चला है, 1200 ईस्वी से लेकर के 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक चला। मैं कल इसका हिसाब समझा रहा था और ये हिसाब अगर आपको याद रहे तो शायद पढ़ते टाइम आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि डेट याद करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन हिसाब आप अच्छे से याद रखिए। वही हिसाब समझा रहे थे, ये थोड़ा सा समझाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अपने क्रियाकलाप, जाएगी तो भाग गया रे। देखो, हम लोग जब चर्चा कर रहे थे कि गुलाम वंश जो है जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और वो 1206 से लेकर के 1290 तक चला, तो ये सबसे पहले याद रखना है हिसाब में कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुआ। क्लियर है। उसके बाद पहला जो वंश आया है वो कौन वंश आया है, गुलाम वंश। और गुलाम वंश हुआ 84 साल तक चला है। कितना साल तक, कितने साल तक चला है, 84। ये याद रखना है, डेट याद नहीं रखना है। कितना याद रखना है, 84 साल तक चला। ये तो बता सकते हैं ना, क्योंकि डेट याद रखना टफ है, लेकिन ये कह सकते हैं कि गुलाम वंश का शासन कितने साल तक रहा, 84 से। तो ऑटोमेटिक हमको पता चल गया कि 1290 होगा। 84 6 कितना होता है, 90, यानी 1206 से चल के कितना तक चला, 1290 तक। तो ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है। अब फिर याद करेंगे गुलाम वंश के बाद अगला वंश कौन आएगा, खिलजी वंश। कौन वंश, खिलजी वंश जो है वह मात्र कितना साल तक चला, 30 साल तक चला। तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 30 साल, तो कितना हो जाएगा, 1320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अरे 1290 में जोड़ेंगे 30, 90 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1320। तो खिलजी वंश का कार्यकाल कितने साल हो गया, 1290 से लेकर के कितना साल, 1320। समझ गए। तो तुमको क्या याद करना है, ये वाला याद करना है, सिर्फ ये डाटा याद रखना है। ठीक है। अब फिर आगे बढ़ो, 1320 जैसे ही हुआ खिलजी वंश, तो खिलजी वंश के बाद कौन आया, तुगलक वंश। अब तुगलक वंश के बारे में मैंने आपको बताया कितना साल चला, 94। तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 94 साल। तो जैसे ही 94 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1414। समझ में आ गया, कितना आ जाएगा, 1414। ये आप देख रहे हो 94 साल तक चला। अभी 94 साल जैसे ही आया तो फिर उसमें 37 जोड़ दो, कौन वंश आएगा, लोधी वंश आएगा। 1 2 3 4, नहीं, सैयद वंश, सॉरी, कौन वंश, सैयद वंश। और सैयद वंश का शासनकाल 37 साल तक रहा, यानी कितना, 1451 चला। अब फिर 1451 में कितना जोड़ दोगे, 75 साल, तो कितना आएगा, 1500। तो आपको याद क्या रखना है, किस वंश का शासन काल कितने दिन तक रहा।
याद रखेंगे 84 साल, 30 साल, 94 साल, 37 साल और कितना साल, 75 साल। क्लियर है। और ये याद जरूर रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, 1206 में। उसके बाद जोड़ते चले आएंगे, सब याद है। ठीक है, ध्यान सुनो। पहला कौन वंश, गुलाम वंश। दूसरा कौन सा वंश, खिलजी वंश। तीसरा कौन सा, तुगलक। चौथा कौन सा, सैयद। और पांचवा कौन है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम है, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। उसी तरह सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। और उसी तरह लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। बकलोल नहीं, बहलोल लोदी। और वो आपको याद होगा। इसके बाद हम लोग मुगल संस्थापन पढ़ेंगे। तो हम कल पढ़ा रहे थे, बताए भी थे कि 1526 में, कब, 1526 में लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, कौन लोदी, इब्राहिम लोदी को मार करके, ठीक है ना, बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव रखा। बात समझिए ना। यही दिल्ली सल्तनत को खात्मा किया बाबर, और बाबर भारत की तरफ आया, ठीक है ना, और वो क्या किया, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी इस दिल्ली सल्तनत को खा करके। आगे समझ में, यानी ये साम्राज्य खत्म और फिर मुसलमानों की दूसरी साम्राज्य क्या हो गया। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ये सारा जो है वो मुसलमानों का ही साम्राज्य है। क्लियर है। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे गुलाम वंश के बारे में। किसके बारे में, गुलाम वंश का नाम गुलाम क्यों पड़ा। पहला कंसेप्ट ये, गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश क्यों है। तो आप लोग पढ़ाए थे मोहम्मद गोरी का, जब मध्यकालीन भारत पढ़ाए हैं तो पहली बार पढ़ाए हैं अरबों का आक्रमण। ठीक है ना, अरबों का आक्रमण में बताया है कि मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण की। मोहम्मद गोरी जब भारत पर आक्रमण की तो उसमें कितने आक्रमण किया और कब कब किया। ठीक है, उसमें आप देखोगे कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को वो क्या बना रखी थी, गुलाम बना रखी। समझे, मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने एक नए वंश का स्थापना की, गुलाम होकर एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, इसलिए अपने वंश का क्या नाम रखा, गुलाम वंश। क्लियर है। और ये प्रथा चालू कर दिया। ठीक है, ये भी अपना एक गुलाम रखा था, उसका नाम था इल्तुतमिश। बाद में उसको क्या बना दिया, बात समझे, बाद में उसको क्या बना दिया, दामाद बना दिया। बात समझे। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद था और गुलाम भी था। पहले गुलाम और बाद में दामाद। बात समझ गए। कंसेप्ट ये भी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में क्या बनाया था, कुतुब मीनार की स्थापना की थी। और वो किसकी याद में, गुरु की याद में। बात समझ में, डेडिकेटेड टू टीचर। और कल हम इस बात को बोले भी थे कि मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने अपने महबूबा के लिए महल बनवाया। विश्व में पहला ऐसा कोई आदमी होगा जो अपने टीचर के लिए इतना बड़ा मीनार खड़ा करवाया होगा, इतना डेडिकेटेड रहा होगा अपने गुरु के प्रति। सोच लो, हो सकता है कि कहीं टीचर भी विद्यार्थी के प्रति बहुत डेडिकेटेड रहा हो, तभी, ठीक है, अपने गुरु के लिए। पढ़ाने वाला गुरु मत समझना, झाड़ फूक वाला गुरु जो नहीं होता है, तुम ऐसा नहीं समझना कि उसको पढ़ाने वाला गुरु जो होगा। अरे जैसे हम लोग के हिंदू धर्म में नहीं होता है, आपका गुरु कोई होता है, जैसे गोत्र वगैरह चलता है, जिसे ज्ञान लेते हैं, उस टाइप का गुरु। ये नहीं समझना कि मास्टर साहब रह कैसे ककारा ले पढ़ा रहा है, उस सब वाला गुरु नहीं। ठीक है, तो अपने गुरु की याद में क्या बनाया, कुतुब मीनार। वो क्यों बनाया गया था, मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। बात समझिए, उसका उद्देश्य क्या था, नमाज अदा करने के। आप लोग को याद भी होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं, लाख बख्श भी कहते हैं। पूरा कुरान उसको याद था, इसे उसको कुरान खान भी कहते हैं। समझ गए ना, ये सारे बात आपको याद रखना है। हातिम द्वितीय भी किसे कहा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कल की क्लास का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कल हम इतना पढ़ा दिए हैं। इल्तुतमिश के बारे में रोचक बात आपको कल बता रहे थे कि इल्तुतमिश जो था वह राजनीतिक रूप से संगठित होना है। तुर्के चहलगानी, अली बाबा 40 चोर, याद आ रहा होगा कि 40 लोगों का एक सेना संगठन, सेना को मजबूत करने के लिए 40 लोगों का एक टीम बना रखा था। ठीक है ना, कितने लोगों का, 40 लोगों का सेनाओं का टीम बनाकर 40 लोग ग्रुपिंग करके चलते थे। भाषण में तो तुर्के चहलगानी पद्धति का निर्माण किसने किया था, इल्तुतमिश ने। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे इल्तुतमिश का ही किया गया कार्य। उसने सिक्कों के बारे में थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट किया और
मुद्रा व्यवस्था करते हुए शुद्ध अरबी पद्धति में दो तरह का सिक्का उत्पन्न किया, एक टंका और दूसरा जीतल। बात समझ में आई? टंका जो था वो चांदी का था और जीतल किसका था? तांबा का। ठीक है ना, याद रखेंगे, टक्का और दूसरा जीतल। जीतल किसके बने होते थे? तांबा के। और टंका किसके बने होते थे? चांदी के। याद रखेंगे। ये किसने जारी किया था? इल्तुतमिश ने जारी किया था। इल्तुतमिश इस तरह के मुद्रा व्यवस्था का सुधार करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, जहां जहां जाइएगा वहां वहां क्वेश्चन बदलता जाएगा। मुद्रा की कहानी तो आप लोग पढ़े हो, वहां कुछ और कहानी थी। अब क्वेश्चन में दिल्ली सल्तनत घुसा रहा है। दिल्ली सल्तनत का पहला, और बोले मगध साम्राज्य का पहला। मगध साम्राज्य का कहानी दूसरे है और दिल्ली सल्तनत कहानी दूसरे। वो प्राचीन भारत की बात करेगा, ये मध्यकालीन भारत की बात करेगा। बात समझ गया ना? तो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा राजा जिसने मुद्रा संबंधी सुधार कार्य किया वो कौन है? मैं आपको बताऊं कि रजिया सुल्तान नाम की एक लड़की आएगी आगे, इसी वंश की है। ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका कही जाती है। भारत में पहले महिला लोग शासिका नहीं होते थे, सब लोग पुरुष होते थे। रजिया सुल्तान, ठीक है ना, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, ठीक है, बागडोर को अपने अंडर लिया। बार बार कहते हैं कि महिलाओं को एक माहौल दे करके देखिए, शासन सत्ता उसको बागडोर दे करके देखिए, तब पता चलेगा कि कौन कितना बलवान है। हाँ, अब क्यों नहीं? इंदिरा गांधी महिला ही तो थी। और इंदिरा गांधी को छोड़ो ना, अभी दिल्ली में नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? करेंट अफेयर्स पढ़ना है ना? हाँ हाँ, लेडीज है, इसीलिए तो बात चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली के नए सीएम का नाम क्या? आप लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, कहाँ आपका नजर? फलानवा के स्टेटस लगल कि ना लगल, फलानवा के वीडियो वायरल हो, इस सब पर ज्यादा ध्यान है। कौन क्या कर रहा है उस पर ज्यादा ध्यान है, लेकिन देश में कौन घटना घट रहा है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं है। और एकदम बहुत मोस्ट कॉमन चीज है जो जानना चाहिए। अभी चुनाव आयोग के नए जो चीफ हैं वो भी बदले हैं, इस पर भी ध्यान रहना चाहिए था। और दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बनी है रेखा गुप्ता। क्या नाम है? रेखा गुप्ता। बात समझ गया ना, महिला है, सीएम बनी है। और वहां पर कौन पार्टी सत्ते में आई है? बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी। कितने साल बाद? 25 साल बाद। 25 साल बाद, ठीक, नहीं 25 साल बाद, ठीक है ना? कितने साल बाद? 25 ईयर्स बाद वो सत्ता में आई है। ठीक है ना? पहले, उससे पहले आम आदमी पार्टी, उससे पहले कांग्रेस। ठीक है ना? भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में नहीं थी। इससे पहले आखिरी बार जो मुख्यमंत्री थी बीजेपी की, वो भी महिला ही थी, जिनका नाम था श्रीमती सुषमा स्वराज, जो अब इस दुनिया में नए हैं। बस समझ गए? पहले भी महिला थी। दिल्ली का बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हो कि भाग के रूप में है कि लगातार महिला मुख्यमंत्री रही। बीच में अरविंद केजरीवाल जी हो गए बस, और आखिरी में अरविंद केजरीवाल भी अपने जगह पर एक महिला को ही मुख्यमंत्री बना दी थी, जिसका नाम आतिशी था। बुझे? नाम है आतिशी। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल नाम खुदवाने की परंपरा को प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और अपनी राजधानी को दिल्ली बनाया। मैंने आपको कहा था, ध्यान से सुनना ही बात, कुतुब मीनार की निर्माण कार्य प्रारंभ किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके यादों में? गुरु की यादों में। ठीक है ना? मुख्य उद्देश्य क्या था? नमाज पढ़ना, नमाज अदा करना। नमाज अदा करने के लिए वो जगह है, समझ गए? लेकिन बीच में शौक से बहुत ज्यादा भरपूर था। और चौगान खेलते समय, चौगान मतलब क्या होता है? कल बताए थे, घोड़ा पर बैठ करके, ठीक है ना, ठीक है ना, घोड़ा पर हम लोग बैठते हैं और बॉल को ऐसे ऐसे मारते हैं, ठीक है ना? उसी टाइम में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, ठीक है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक मरने के बाद इल्तुतमिश राजा नहीं बना, दूसरा राजा बना, आराम शाह, ठीक है ना? लेकिन उसको हटा करके कौन बन गया? इल्तुतमिश। दामाद था, वर्चस्व बहुत ज्यादा रहता है दामाद का, है ना? सत्ता लेने में अपना पूरा। लड़की लोग को है ना, अपने मैके से सामान ले जाने का या ढोने का बहुत कम ऐसा होता है जो टानने के फर में रहेगा, इक्का दुक्का। लेकिन 80% दामाद जो होते हैं ना, पूरा एकदम, उस घर का बहुत किस्मत ठीक होगा जिस घर का हम दामाद बनेंगे।
पूरा जैसे लोग भुट्टा कैसे भमोड़ के खाता है, मकई के बाल देखे हो भमोड़ के खाते हुए, मकई का बाल भमोड़ के खाते देखे हो, जैसे कहते हैं हम लोग दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं, पूरा दांत से भमोड़ भमोड़ के खा जाते हैं। कहना हम क्या चाह रहे हैं समझ रहे होगे, ठीक है ठीक है ना। धरा गया हो या तो भमोड़ के खा जाएंगे, कैसे भमोड़ना है वो तो अलग बात, ठीक है वो लड़की वाला जानेगा, ठीक है ना, कि कैसा आदमी से पाला पड़ा है। खैर प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए एकता व्यवस्था प्रणाली को प्रारंभ किया। इस व्यवस्था में उन्होंने नगद वेतन के बदले भूमि अनुदान देना प्रारंभ किया। भूमि अनुदान देना का मतलब सेना लोग को पैसा नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, जमीन मिलेगा। पहले के सेना सबको होता था, आप लोग सुने भी होंगे भारत में बहुत सारे लोग जो शहीद लोग हो जाते थे उसको गवर्नमेंट क्या देती थी, जमीन देती थी। आज के समय में लैंड अवेलेबल कराना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए पैसे दे करके क्या करता है, मुक्त कर देता है। बात समझ गए ना। तो पहले सेना लोग शहीद होता था तो उसको क्या मिलता था, सरकारी जमीन मिलता था। इल्तुतमिश को भारत में पहली बार मदरसा का निर्माण एवं मकबरा का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इस दोनों का निर्माण उन्होंने दिल्ली में करवाई। कौन जानता है मदरसा मतलब क्या होता है? मदरसा मतलब जैसे हम लोग का गुरुकुल होता है, तो गुरुकुल में धर्म की शिक्षा दी जाती है। धर्म की शिक्षा मतलब है तरीके, क्रिश्चियन का मदरसा होता है। इस्लाम धर्म यानी मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, धर्म की तालीम देने के लिए, ठीक है, वहां पर कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, कुरान की आयत को जानने के लिए, यानी उर्दू अरबी फारसी पढ़ने के लिए जिस क्षेत्र का निर्माण करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मदरसा। और मकबरा का अर्थ होता है जब कोई आदमी मर जाता है, जैसे जब लोग मर जाता है तो हम लोग में जो पीरी बनता है, हम लोग में क्या बनता है, पीरी, जानते हो ना। और पीरी बनने के बाद उसमें हम लोग घर बनाते हैं, ठीक है ना। शमशान में जो बनाते हैं मंदिर, ठीक उसी प्रकार उस लोग बनाता है मकबरा, ठीक है ना। जैसे आप लोग का बहुत फेमस क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में। बहुत फेमस क्वेश्चन है बिहार के लिए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में, बिहार में है। तोरे गांव में के लड़की का बियाह हुआ सासाराम, आप समझ गए, जहानाबाद के इलाका में, ठीक है ना। दक्षिणी बिहार का छोड़ है वो, दक्षिणी बिहार नहीं बोलो उसको, पश्चिमी बिहार का पार्ट बोलो, ठीक है। तो वो इलाका है और वहां पे शेरशाह सूरी, उसके बारे में तो को एक मेरा रील्स भी देखे होगे कि शेरशाह सूरी अफगानी था और उसको मन था राजा बने, लेकिन वो राजा नहीं बन सका, ठीक है ना। और राजा बनने का एबिलिटी रखता था, तो जैसे मान लो कि हम बोलेंगे हम यहाँ राजा बनेंगे तो यहाँ का जितना सारा राजा सब है तो मिलकर हमको लतियाएगा कि तुम बाहर से आके हीरो बनेगा। अफगानी था तो उसको लगा दौड़ाने, और दौड़ाते 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 खेते कहाँ भेज दिया, बिहार। अब बिहार आया और वो पढ़ा लिखा आदमी था, तो बिहार के गवर्नर के यहाँ मास्टरी करने लगा, बिहार के गवर्नर के यहाँ मास्टरी करने लगा। और संजोग से स्मार्ट पर्सनालिटी का था ही, ठीक है, और संजोग से ऐसा हो गया बिहार के गवर्नर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, मर गया। उसकी पत्नी बहुत नौजवान थी, शेरशाह सूरी उसके पत्नी से ब्याह कर लिया और रातों रात गवर्नर बन गया, ठीक है, बात समझ रहे हो। और फिर उसका हिस्टोरिकल अपने आप में समझ रहे हो, बिहार में रह करके शासन किया, मरा भी बिहार में, और उसका मकबरा कहाँ है, सासाराम में, समझ रहे हो। तो कभी काल होता है ना कि अब जिस क्षेत्र में जाने वाले हो दिन रात उसी के बारे में आप अपना दिमाग इनरोल करते हो, दिन रात उसी के बारे में सोचते हो। तो ये बात तुम समझ लो कि देर न भला देर, ठीक है ना, बनोगे तो जरूर। कभी आग पीछ मन कर रहा है, ठीक है ना, कि करे कि नहीं करे, होगा कि नहीं होगा, तो वहां सस्पिशन वाला बात है। लेकिन अगर तुम सोचते हो, महात्मा गांधी कहते थे अनुशासन ही देश को महान बनाता है, और जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। देर न देर बनोगे तो जरूर, बात समझ गए ना। यहां देखो, इल्तुतमिश को भारत ने पहली बार मदरसा मतलब मुसलमानों के बच्चों का पढ़ाने का जगह, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि मुस्लिमों का, क्योंकि हिंदू को भी मन करेगा तो मदरसा में जा सकता है पढ़ने। आपको मन है उर्दू पढ़ने का, तो पढ़िए, कौन रोका है। प्रेमचंद बहुत अच्छे इसके जानकार थे, बात समझ में आई।
बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग संस्कृत के भी जानकार रहे हैं और उर्दू के भी जानकार है, अरबी के भी जानकार है, फारसी के भी जानकार है। लैंग्वेज किसी का बाटा थोड़े है। हाँ, आप हिंदू हैं तो आपको संस्कृत कितना पढ़ने आता है, और अगर पढ़ने गलती से आ भी जा रहा है तो कितना समझ पाते हैं, और अगर समझ ही पाते हैं तो कंठस्थ कितना याद है। कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान याद था, बड़ी बड़ी सी मोटी सी। हम लोग के में भी ऐसा नहीं कि एक पर एक विद्वान है जिसको चारों वेद याद है। ब्राह्मण का कैटेगराइजेशन कैसे हुआ था, जो चतुर्वेदी होगा उसको चारों वेद याद होगा, जो त्रिवेदी या त्रिपाठी होगा उसको तीनों वेद याद होगा, जो दुर्वेदी होगा उसको क्या है, दो गो वेद याद होगा। बात समझ गई ना। तो ये चारों वेद के आधार पर ब्राह्मणों का कैटेगराइजेशन गया, लेकिन उसको ब्राह्मणों का उपहास उड़ाते हुए एक जोकर ने आज के ब्राह्मणों का मजाक करते हुए एक चुटकुला कहने वाले ने कहा कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कहता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा जी के बाल से हुआ। बोले हई क्या बोल रहे हो, बाल बाल समझ रहे हो, ये तो हम लोग पढ़े इतिहास में ना कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति मुंह से हुई है। लेकिन जो चुटकुला कहने वाला है, जो हास्य कवि है, वो कहता है कि ब्रह्मा जी के बाल से उत्पन्न हुआ। बोले ये कैसे। तो एक बार ब्रह्मा जी ना अपना बाल सोट रहे थे तो उनका दाढ़ी में ना एगो पक्कल बाल निकल गया। तो हम बोले ब्रह्मा जी का तो देखें सारा पकले बाल है। जेवर जवानी में थे ब्रह्मा जी, एगो बाल पक्कल निकले था। पक्कल बाल होता है तो तुम क्या करते हो, ऑटोमेटिक उसको उखाड़ने की कोशिश करते। तो वो पकल का दाढ़ी को उखाड़ दिए। तो उखाड़े ना तो पहले वो का 4 टुकी कर दिए। कितना टुकी, तो 4 टुकी किए तो चतुर्वेदी हुआ, 3 टुके किए तो क्या हुआ, त्रिवेदी हुआ, 2 टुके किए तो वही द्विवेदी हुआ, झाड़ दिए तो झा दिए, मिस दिए तो मिश्रा जी, पटक दिए तो पाठक। बात समझ गए ना। और ये बच गया से कटावा बाबा जी, ठीक है, ये कॉमेडी वाला आदमी बनाया। ब्राह्मणों का इससे बहुत ज्यादा उपहास भी हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आजकल के ब्राह्मण जो है वो बहुत कम विद्वान मिलेंगे। 100 में से 20% ब्राह्मण जो है वो पंडित है, बाकी सब पंडित है, अनपढ़, ठीक है, जो समाज को बेवकूफ बनाता है। ब्राह्मणों का काम था समाज को शिक्षित करना और समाज का अनुयायी बनना, ठीक है, समाज का प्रशिक्षक के रूप में समाज को आगे लेकर के जाना। लेकिन ब्राह्मणों ने इस कर्म को छोड़ दिया और समाज आज रोड पर है। वो लोग भी ठगना शुरू किया। जैसे हम अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, मुंह में गुटखा रख ले, एक दारू का बोतल ले ले और पीते रहे और पढ़ो, देखो दारू वारू नहीं पीना चाहिए और ठीक रहो। तो तुम समझोगे कि क्या करना है, समझ रहे हैं। तो बताने की क्या जरूरत है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वैसे लड़का किसी का बात नहीं मानता है। आज बहुत अच्छा स्टेटमेंट लगा खान जी का, ठीक है। उससे मीडिया वाला पूछा कि आप लड़का को बहका रहे हैं, बार बार धरना पर जा रहे हैं, तो कह रहा है हम लड़का को कहते हैं मोबाइल चलाने के लिए, नहीं चलाने के लिए तो मोबाइल चलाता है। हम कहते हैं कि उसको पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ता है। हम कह रहे हैं कि हम कहेंगे बहक जा तो बहक जाएगा, मेरे बहकावे में आएगा। मेरा एक आज ले बातें नहीं माना, मेरे कहने पर बहक कैसे जाएगा। वो अपना मर्जी कर रहा है, बात समझिए ना, वो अपना मर्जी कर रहा है। जाइए कहा से पूछिएगा खान जी बहकैले हैं, अगर वो स्टेटमेंट दे देगा तो हम नाम बदल देंगे। हमारा कहने पर कैसे लड़का बहक जाएगा भाई। मीडिया वाला का मुंह चुप हो गया है, सिंपल सा बात है। इन दोनों का निर्माण उन्होंने दिल्ली में करवाया, ठीक है ना। मकबरा भी, मकबरा मतलब समझ गए ना, मरा हुआ जगह, ठीक है। मरा हुआ जगह पे जो मंदिर मतलब जो घर बनता है उसे हम लोग मकबरा कहते हैं। जैसे ताजमहल एक मकबरा है। ताजमहल क्या है, मकबरा, समझ रहे हो ना। ताजमहल क्या है, वो शाहजहां के, ठीक है। बहुत लोग जाता है, शाहजहां की जो उर्स होती है ना। हम ताजमहल कब घूमने गए थे, जब फ्री हो गया था, पता लगा लिए थे कि हर साल नहीं, जनवरी के बीचों बीच ना उर्स मनाता है, अर्थात उतना दिन है ताजमहल फ्री होता है। उसमें सारे मुस्लिम लोग जाकर के दुआ अदा करते हैं, शाहजहां का गेट टुगेदर मनाते हैं, मर गया है उस डेट को, तो उसमें ताजमहल फ्री होता है, सब लोग जाता है, हम भी चले गए। ऐसे जाकर टिकट कटाना पड़ता, और अंदर जाके इतना गुस्सा आ रहा था, भारत के धरोहर में उसको कैसे शामिल कर दिया। क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस खाली गए जा, कुछ है ही नहीं।
एक अच्छा पार्क भी नहीं कि आदमी जाके घूमे। अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने अपने उत्तराधिकारी रजिया को घोषित किया। ठीक है। इल्तुतमिश अजमेर में एक मस्जिद और बदायूं के जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया है। अजमेर में भी मस्जिद बना है, आप लोग को याद होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? मंदिर के जगह पर, ये मत भूलना। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में मस्जिद का निर्माण, बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु के बाद तुर्क सरदारों की पुत्री रजिया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली सल्तनत का शासक घोषित कर दिया गया। किंतु रजिया सुल्तान शुक्रवार को नमाज अदा करने के वक्त लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय की भीख मांगी और दिल्ली की जनता ने रजिया का साथ दे दिया और रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान रजिया को घोषित किया गया। इसलिए याद रखिएगा, पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान। शुक्रवार का दिन जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद वो लाल चादर ओढ़ती है और वहीं मुसलमानों का एक हुजूम निकलता है जुम्मा के दिन। अभी हम लोग आदमी को इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल है, ओकड़ा बुलाने जाएंगे तो वो नहीं आएगा, ओकड़ा बुलाने जाएंगे तो नहीं। लेकिन जैसे कुंभ है तभी सबका जमा हो रहा है, ऑटोमेटिक इतना सारा भीड़ आ गया है, बुलाने की कोई जरूरत नहीं। तो वो लोग का हर सोमवार शुक्रवार को समझो कुंभ है, हर शुक्रवार को पूरे मोहल्ला के जितने पुरुष लोग हैं मस्जिद जयबे करेगा, वहां पे मीटिंग चलता है। तो रजिया सुल्तान एकदम कहती है कि देखिए तो हमको पहले ही सुल्तान घोषित कर दिए थे और ये अफगान शासक की क्या कौला है कि लड़की नहीं बनेगी और रुकनुद्दीन फिरोज को क्या बनाओ, दिल्ली का सुल्तान बनाओ। जनता बोला नहीं, इल्तुतमिश अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी किसको बना के गया है? रजिया को, इसीलिए रजिया ही रहेगी और रजिया सुल्तान बनी। अब ध्यान से सुनो, रजिया सुल्तान का कार्यकाल कितने से कितने तक है? 1236 से 1240, समझ रहे हो, मात्र 4 साल की कार्यकाल है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के साथ साथ पूरे मध्यकालीन की पहली महिला शासक थी। याद रखेंगे, पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। शासक बनते ही रजिया ने तुर्क सरदारों को कम महत्व देने लगी। जिससे झगड़ा होगा उसको कौन इंपॉर्टेंस देगा? नॉर्मल सी बात। जब भी किसी भी बात से तुमको परेशानी हो, इरिटेशन उत्पन्न होता है, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो, तुम्हारे पारिवारिक जीवन से, सामाजिक जीवन से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, या तुमको पढ़ाई लिखाई, जो भी तुमको परेशानी अगर हो रहा है, इरिटेशन वर्ड जिसको समझते हैं ना, परेशान कर रहा है, तो तुमको क्या करना है? इसके तरह इंपॉर्टेंस घटा देना है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? आपको क्या करना है? इंपॉर्टेंस घटा देना, उसका कोई महत्व नहीं है, बोलता रहो, कुछ करता रहो, कुछ हमको उससे कोई मतलब नहीं, इंपॉर्टेंस उसका घटा देना। ज्यादा हर चीज का इंपॉर्टेंस देखो, तुमको परेशान करे, तुम परेशानी में पड़ जाओ। यहाँ पे लिखता है गैर तुर्क सरदारों ने ज्यादा महत्व देने लगी, जिसके कारण तुर्क सरदार रजिया का विरोध करने लगे। साथ ही रजिया सुल्तान इस्लाम धर्म के विरुद्ध महिला होकर भी पुरुष की तरह कोट, कुबा और टोपी कुला पहनकर दरबार आने लगी। देखो, इस्लाम का रूल है कि बुर्का पहनना है, अपने चेहरा को पूरा नकाब से ढक करके रखना है, सिर्फ आंखें दिखाई देनी चाहिए। बात समझ रहे हो? लेकिन वो इस्लाम के क्या हो गई? विरुद्ध चली गई। और क्या पहन के आती थी? कोट पहन के आती थी, कुआ पहन के आती थी, टोपी यानी कुलाह पहन के आती थी। इसका तुर्क सरदारों ने विरोध करने लगा। इन विरोधियों में सबसे महत्वपूर्ण तवर हिंद का इकतार मालिक अल्तुनिया का विद्रोह था, जिसे दबाने के लिए रजिया सुल्तान ने 1240 ईस्वी में खुद अपने ही नेतृत्व में सेना लेकर दिल्ली के प्रशासन के मालिक याकूत के नेतृत्व में सौंपती हुई निकल पड़ी। ये क्या है समझो। देखो, भटिंडा नामक स्थान पर रजिया एवं मलिक अल्तुनिया, ठीक है, के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रजिया अपने आप को पराजित होते देखकर मालिक अल्तुनिया से विवाह निकाह का प्रस्ताव रखी, जिसे अल्तुनिया ने सहर्ष स्वीकार किया। दोनों विवाह के पश्चात जब दिल्ली की ओर लौट रहे थे तो कैथल नामक स्थान पर कुछ डाकुओं के द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई। ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है? रजिया सुल्तान को लगा लड़की दो तरह से युद्ध करती है, महिला पहले तो युद्ध करेगी और अगर युद्ध में हारने वाली है तो वो अपना युद्ध करेगी, जीवनी वाला। ठीक है, जीतता हुआ पुरुष ये कमीना, ठीक है ना। इतिहास में देखने को मिल रहा है कि रजिया सुल्तान हार रही थी, तो यहां पर सीधा अगर हार गई होती तो सीधा लिखा होता रजिया सुल्तान इस युद्ध में पराजित हो गई।
और फलाना आदमी अल्तुनिया जो है वो क्या हो गया, जीत गया, विजय हासिल की। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है कि रजिया सुल्तान अपने आप को पराजित होती हुई देख करके उसने क्या किया, अल्तुनिया के सामने क्या रखा, निकाह का, विवाह का प्रस्ताव रखा कि सुनिए ना क्या लड़ाई है, हम लोग जीवन बसाते हैं, ठीक है। और उसने सहर्ष स्वीकार किया, सब कुछ भुला गया, अरे तुम कहाँ थे, ठीक है ना। और उसने ये लाइन लिखता है, बड़ी मजेदार लिखता है कि उसने क्या किया, सहर्ष स्वीकार किया, मतलब बड़ी खुश होकर के स्वीकार, मोगैम्बो खुश हुआ, हम तो यही चाहते थे, ठीक है ना। और वो खुश होकर के, सहर्ष होकर के क्या की, इसको स्वीकार कर लिया। अब बच्चों बताओ कि महिला वो युद्ध कर ली ना, किसी तरह तो अपना शिकार बना ही ली, ठीक है ना। भले ही वो हार गई हो, हारने वाली हो, लेकिन अपना तो शिकार बना ही ली ना। जब उसका पति बन जाएगा, जब उसका शौहर बन जाएगा, तो उसको जैसे चाहे वैसे घुमाएगा, ठीक है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जब दोनों खुश हो गया हो पूरा एकदम, उसको लगा हो कि चलो युद्ध करने का एक तो फायदा होगा कि पति पत्नी हो गए, बहुत ज्यादा खुश में लौट रहा था, रास्ते में कुछ डाकुओं ने क्या किया, मार दिया, ठीक है ना। डाकू ने क्या कर दिया बच्चों, मार दिया। इस प्रकार रजिया सुल्तान की कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। यानी ये 4 साल में ये कुछ नहीं की, खाली ब्याहे की और कहानी खत्म। अब देखो रजिया के बारे में और कुछ बातें जो है, जो सबसे ज्यादा अहम बात जो समझिए, दूसरी ओर 1240 ईस्वी में मलिक याकूत जिसे रजिया ने दिल्ली का पदभार नियुक्त किया था, उसे तुर्क सरदारों ने हत्या कर दिया एवं बहराम शाह को दिल्ली सल्तनत का शासक नियुक्त किया। सुनो, ये मलिक याकूत जो था, मलिक याकूत को पहले ही रजिया ने दिल्ली का क्या दिया था, पदभार। अब जैसे मान लो कि हम यहाँ पढ़ा रहे और हमको 4 दिन के लिए विदेश जाना हो, ठीक है, या 10 दिन के लिए विदेश जाना हो, तो कोई मल्टी टैलेंटेड आदमी, जैसे मान लो यहाँ पे विशाल रहता है, तो बोलते हैं कि तुम इसका थोड़ा देखते रहना, बोल दिए, पदभार दे दिया। अब उधरे हम रह गए, रहना ही, अब वापस ही नहीं आए। लेकिन अगले दिन मेरा भाई आएगा, बोलेगा तू कौन है, हट भाग, उसको भगा देगा। लेकिन रियली में पावर किसको मिला था, जनता तो इसी को जान रहा है, मेरे भाई को थोड़े जान रहा है। यही बात यहाँ है, रजिया सुल्तान किसको दे दी थी पदभार, मालिक याकूत को, लेकिन तुर्क सरदार ने उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, मार दी। और कौन आया, बहराम शाह दिल्ली सल्तनत का क्या बना, शासक बना। रजिया के शासन काल में असफल माना गया है, जिसका सबसे प्रमुख कारण विभिन्न विद्वानों ने उसकी महिला होना बताया है। ये लाइन देख रहे हो, रजिया सुल्तान क्यों असफल हो गई, क्यों अच्छा अपना शासन नहीं कर पाई, क्यों क्या है, महिला थे। अब बताओ, ये महिला बता बता के क्या बताना चाहता है, महिला शासन नहीं करते, बनने को तो बन गई, पावर मिला, लेकिन आज भी तुम लोग देखोगे मुखिया, सरपंच, विधायक, बड़े ओहदे के लोग, बड़ा बड़ा पोस्ट पर भी महिला अगर चल जाएगी तो उसका बागडोर किसके हाथ में रहेगा, पुरुष के हाथ में रहता है। और इसके पास तो कोई पुरुष नहीं था, ठीक है ना। अब साथ हुआ भी पुरुष तो दोनों खत्म। तो कुछ इतिहासकारों का ये मानना है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल खराब हुआ उसका मुख्य कारण क्या है, उसका महिला होना बताया गया है। हालांकि कुछ विद्वान का कहना है कि रजिया की असफलता का मुख्य कारण तुर्क सरदारों का महत्व कम देना है, जो कि वो कह रहा था कि आखिरकार कोई आदमी सत्ता में आ जाता है। जैसे देखो अमेरिका, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध का विजेता है, आपको पता है, द्वितीय विश्व युद्ध का विजेता है। तो देखा कि राष्ट्रसंघ तो बना था पहले बार, लेकिन काम नहीं चला। हम तो कमजोर आदमी है, लेकिन जीत तो गए हैं सबके सपोर्ट से, अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा तो सब दौड़ा दौड़ा के मारेगा, मेरा फिर थर्ड वर्ल्ड वार होगा। तो जीतने के तुरंत बाद वो क्या किया कि दुनिया का जो टॉप मोस्ट देश है उसके साथ बैठ कर संगठन बनाया। अब बोले देखिए हम ही 5 आदमी नहीं, यहाँ का बढ़िया आदमी, जब हम लोग 5 आदमी मिल जाएंगे तो पूरा दुनिया पर राज करेंगे। जीतने के बाद दिमाग कितना अच्छा लगाया। जैसे मान लो कि हम और तुम दोनों आदमी घोर विरोधी हो और दोनों गोरा खूब लड़े और हम जीत गए, और जीतने के बाद इसके पास देखिए जीत आप ही का है, हम दोनों आदमी मिल जाते हैं, बड़ी प्यार से इसको लेगा, वाह कितना अच्छा आदमी। और दोनों आदमी जब मिल जाएंगे तो यहाँ कोई बोलता ही रहे। वही 5 दुनिया का बहुत टॉप मोस्ट देश जो है वो आपस में मिला, जिसका नाम क्या था, जैसे पहला का नाम है अमेरिका, दूसरा का नाम है चीन, उसके बाद ब्रिटेन और रूस और फ्रांस, ये 5 देश
आपस में मिल गया। अब बोला हम 5 आदमी मिल जाते हैं, पूरा दुनिया पर राज करेंगे, बना दे यूएनओ। बना ना, कब बना? 24 अक्टूबर 1948 को। 24 अक्टूबर 1948 को अमेरिका मैनहट्टन द्वीप पर, ठीक है ना, किसकी स्थापना की गई? यूएनओ की स्थापना कर दी गई। यूएनओ की स्थापना की गई और रूल बनाया कि देखो हम लोग 15 सदस्यीय टीम बनाएंगे, जिसमें हम लोग 5 फिक्स रहेंगे और हम लोग के पास एक पावर होगा, जिस पावर को हम लोग बोलेंगे बीटो पावर। कौन पावर? बीटो पावर। और ये बीटो पावर ऐसा पावर होगा कि जब 5 आदमी किसी काम के लिए हाँ कहेंगे तब होगा। अब 5 में से 4 आदमी एक तरफ रहेगा, एक आदमी बोल देगा कि ना, तब ना होगा वो काम, ठीक है। और अगर विरुद्ध में जाता है तो संगठन उस दिन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। फिर थर्ड वर्ल्ड वार की तैयारी करी है, ठीक है। तो 15 सदस्यीय टीम में क्या रखा? 5 को फिक्स हो गया और 10 को अस्थायी रखा। 10 को अस्थायी में जो तेगा टेवला का देश होगा उसको हर साल रखेंगे, हटाएंगे, रखेंगे, हटाएंगे, रखेंगे, हटाएंगे। जिसमें भारत भी कभी जाता है, कभी हटा देता है, कभी जाता है, कभी हटा देता है। समझ रहे हो? वो कितना अच्छा दिमाग लगाए जीतने के बाद, ठीक है। 5, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या, इसके अलग अलग अंग हैं। आप लोग को पढ़ाएंगे जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, कि इसके अलग अलग अंग है, जिसमें आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा गया है। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद कहा गया है कि दुनिया में जो भी कुछ बवाल हो रहा होगा वो सुरक्षा परिषद ही देखेगा। अब लोगों को मन करता है कि पाकिस्तान बहुत लबर सबर कर रहा है, साझे जाएंगे, निकालेंगे मिसाइलें को मार देंगे, खत्म। वो निकलिया से 5 देश है ना ये पावरफुल, सब परमाणु बम सेट करेगा, तोड़े को उड़ा देगा, नक्शा से खत्म हो जाओगे। बिना ऑर्डर का कुछ होता नहीं है। हमको अगर परमाणु मिसाइल लड़ना है तो किससे बात करना होगा? यूएनओ से, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है ला तो। हाँ, तो यूएनओ, अब जैसे मान लो हम लोग चाइना से लड़ रहे हैं, हम लोग किससे लड़ रहे हैं? चाइना से। तो चाइना हमको है ना, अब भारत तो पावरफुल बना ना समय के अनुसार, तो हम लोग चाह रहे हैं नए नए हथियार जो है भारत में बनाए, और चाइना जो है क्या हो जाता है, एनर्जी का सोर्स नहीं बनने देता। वो चारों हम लोग के पक्ष तैयार है, लेकिन चाइना नहीं। बस समझ भाई। तो वो चारों हम लोग के सामने चिकन बनता है, देखे बार हम तरह सपोर्ट करे, लेकिन होवे ना कर दे। चाइना अकेले बदनाम है, लेकिन हकीकत है कि ससुरा वो सब नहीं चाहता होगा। अमेरिका भी नहीं चाहता होगा कि एक पास पावर जाए। देख नहीं रहे हो अमेरिका से इंडियन सबको कैसे सैन्य विमान में हाथ बांध के, गोड़ बांध के और डायरेक्ट यहाँ लैंड करा दिया, हेलीकॉप्टर मतलब प्लेन। जो भी इंडियन वहां रह रहा था वो सबको हाथ गोड़ बांध के गुंडा लेकर ना सीधे लेकर भारत में पटक दिया, बोला जहां जाके जो वहां नहीं रहना है। ऐसा हालत है, ठीक है। ये सब तुम अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर थोड़ा ध्यान दो, ये सब पर थोड़ा समझने की कोशिश करो कि ये सब हो क्या रहा है, तब जाके तुमको मैटर समझ में आएगा। खैर यहाँ आते हैं हम लोग, तो किसी का महत्व देना कम कर दो, कोई भी आदमी हो, हम ही क्यों ना हो। इंपॉर्टेंस जैसे ही उसका गिराओगे उसको फील होने लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए। हो सकता है आवेश में आके तुम्हारा हत्या भी कर दे, महत्व कम दोगे तो नहीं जाओगे, ठीक है। लेकिन जरूरत के हिसाब से तो अपना इलाज जारी रखो, ठीक है। अब हम लोग बहराम शाह के बारे में पढ़ेंगे। बहराम शाह कौन है? अभी पढ़ाए हैं। बहराम शाह कौन है? रजिया सुल्तान के द्वारा नियुक्त किए गए एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम मलिक याकूत था, जिसकी हत्या कर दी जाती है तुर्कों के द्वारा। और बहराम शाह जो चाहा, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कौन सत्ता में चाहना आ रहा था? तुर्की लोग। लेकिन बना कौन? रजिया। रजिया के मारने के बाद फिर कौन बन गया? तुर्क लोग। बहराम शाह आया। बहराम शाह के कार्यकाल कितने से? 1240 से 1242, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, तो रजिया से भी कम है। रजिया की हत्या के बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठ गया। बहराम शाह का लगभग 2 वर्ष का शासन का तुर्क सरदारों का प्रभुत्व का काल था। मजा था।
प्रभुत्व का काल मतलब क्या? जिसके लिए हम ललायित थे और वही आ गया पावर में, तो फिर क्या होगा? जो चीज हम मांग रहे थे वही चीज अगर हमको मिल जाए तो खुशी ही खुशी है। जिस सत्ता के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे वही सत्ता हमको मिल जाएगा तो मजा नहीं आएगा? पूरा प्रभुत्व में था, बहराम सा तुर्क सरदारों का कठपुतली बनकर राज्य का शासन कर रहा था। और तुर्क सरदारों क्या बन गया? कठपुतली। नीतीश कुमार जी अपना एक कठपुतली तैयार किए थे, जीतनराम मांझी, याद होगा शायद आप लोग को, याद है कि नहीं? बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार। किसी कारणवश ये हुआ, वो सोचे कि सबसे बकलोल कौन है? विधायक, ठीक है, ये लग रहा है बकलोल, हाँ जीतनराम मांझी, चलो ठीक है। वो इस्तीफा दे दिया, बोले हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, हमको बहुत दुख है, किसी घटना हो गया था इसलिए इसको मुख्यमंत्री बनाए। वो तो सोच रहे थे कि हम रहे या वो रहे, बात तो बराबर है। लेकिन जैसे ही उसको सत्ता मिला लगा आलतू फालतू काम करना। आलतू फालतू मतलब भाई मुख्यमंत्री हम हैं तो हम स्टेटमेंट लेंगे, और लगा कुछ स्टेटमेंट लेने। अब स्टेटमेंट लगा लेने, जो भी दिन लगा वक्त, अब कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, और रबर का मुहर समझता था। बोलता नीतीश कुमार मने मने कहता हो कि हम एक कहला बनाए, इधर तेजे बन रहा है। तो फिर 6 महीना में क्या हुआ? 6 महीना में क्या हो उसका, वो 6 महीना में उसकी क्या हो गई स्थिति? वो हट गया। ठीक, यहां पे क्या कहता है? बहराम शाह के समय एक पद स्थापित किया गया था, नायब ए मुमिलकात या मालिक नायब, और इखनिकात मालिक नायब बनाया गया। ठीक है, बहराम शाह के समय में एक पद स्थापित किया गया, क्या नाम है? नायब ए मुमलियाकात या मालिक नायब, और इख्तियातरुद्दीन को मालिक नायब बनाया गया। ये क्या होता है पहले इसको समझो, ये वर्ड समझना थोड़ा जरूरी है। क्योंकि ये पद होता क्या है, क्या लिखा हुआ है? नायब ए मुमलियाकात, और यहां पे लिखा हुआ है मालिक नायब को यह पद मिला। ठीक है, नायब ए मुमलिकात हर चीज को, ठीक है, जैसे भोज खाने जाते हो ना कहीं पे, आजकल गेटवा पर ऐसे तलवार सटाने वाला रहता है, और वो तुमको ऐसे ऐसे करेगा। बड़े होटल में जाओगे तो गेट पर आदमी रहता है, नमस्ते। ठीक है, किसी ऑफिस में जब तुम जाओगे मिलने, किसी आदमी से अपॉइंटमेंट लेने वाला रहता है, नाम क्या है, कहाँ से मिल आए हैं, डायरी मेंटेन कर लेगा, हाँ मंत्री जी 4 बजे मिलेंगे, या जो भी हो वो डाटा लिख लिया। अर्जेंट मिलना है तो तुम अपना कार्ड दो, किसी आदमी को बोलोगे नहीं फलाना है बहुत अर्जेंट है ये, तो उसका पी आपको गोल गोल घुमाएगा, बोले नहीं नहीं अर्जेंट फर्जेंट बहुत ये है, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो डायरेक्ट बोले नंबर लाओ, बात बहुत अपना सोर्स पर भी से तब जाकर डायरेक्ट मिलता है। ठीक उसी प्रकार उस जमाने में अपॉइंटमेंट लेने वाला मतलब, समझ रहे हो, कि कोई भी आदमी आकर डायरेक्ट राजा से ना परेशानी हो, ठीक है ना, एक आदमी रखो। स्कूल में देखना अक्सर, अच्छे स्कूल में जहाँ अपॉइंटमेंट लेने के लिए वहाँ पे बहुत सुंदर महिला को लेकर बैठा देता है। ठीक है, आदमी बहुत गुस्सा में आए कि हमारे लड़का का पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, खाली फीसे का भेजता है, और अक्सर पापा ही लोग जाते हैं स्कूल में ना, और जैसे एकदम गड़माल जाएगा आ तो मास्टर का हाल हाल निकाल दें। आज जैसे ही ऑफिस में गया, हेलो सर क्या दिक्कत है, देखिए ना लड़का नहीं पढ़ रहा है सारा पसीना गुस्सा उसे एकदम शांत है, तो पूरा एकदम स्माइल कर, सर बैठिए प्लीज, हाँ 1 गिलास पानी लेके आइए, सर के लिए पानी पिला, देखिए मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। ठीक है ना, अगर वहां पर कोई पुरुष होता तो सिर्फ पुरुष का प बचा रहता है, रूस खत्म हो गया रहता, समझ रहे हो ना, इतना ज्यादा। इसीलिए देखना जहां पर भी बमकने वाला स्थिति हो वहां पर हमेशा किसको बैठा रहता है, लगातार, ठीक है ना, वही बोलता रहेगा महिला है, और कुछ नहीं कर पाता। यहाँ पर देखो, बहराम शाह के शासनकाल में 1240-41 ईस्वी में मंगोल सरदार ताहिर ने मुल्तान पर आक्रमण किया, लेकिन मुल्तान के गवर्नर कबीर खान ने उसे क्या कर दिया था, पराजित किया। अब धीरे धीरे एक मैप से आपको समझ में आएगा, अगर आपके पास महेश वर्णमाल की बुक होगी इतिहास की, है क्या, ठीक है अगर आपके पास हिस्ट्री की बुक होगी तो वहां पे, हालांकि हम मैप से आपको समझाएंगे, मंगोल पर आक्रमण करना शुरू किया, मतलब भारत का वह क्षेत्र जिस पर आक्रमणकारियों का पूरा प्रभुत्व हो उस पर आक्रमण शुरू हुआ। और अगला राजा का नाम क्या बनता है,
अलाउद्दीन मसूद शाह, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा नाम याद रख लेते हैं कि अगला राजा कौन, अगला राजा कौन। 1242 से 1246 बहराम शाह का उत्तराधिकारी मसूद शाह था। मसूद शाह अपने 4 वर्षीय शासनकाल में तुर्क सरदारों को कठपुतली बनकर ठहर गया, ठीक है ना। 1246 ईस्वी में तुर्क सरदारों की समिति ने मसूद शाह को अपदस्थ कर दिया और नसीरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बैठाया, ठीक है। अर्थात वह गुलाम बन कहीं रह गया। अगला राजा भी गुलाम, दूसरा राजा भी क्या बना, गुलाम बना। अब नसीरुद्दीन मोहम्मद कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र का बेटा था। ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। आप लोग ज्येष्ठ हैं? नहीं, ये तो ज्येष्ठ नहीं है। तुम तो भी नहीं, तुम बड़ी हो छोटी? भाई बहन में? और भाई बड़ा है तुमसे? अच्छा। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र का बेटा था, यानी इल्तुतमिश का पोता था। सिंपल सा लॉजिक। लेकिन यहाँ पे ये बताना इसलिए चाह रहा है क्योंकि उसके बच्चे बहुत ज्यादा होंगे तो सब तक पोता ही होगा ना, इसे लिखते हैं बड़े बेटे का बेटा। नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय बलबन की शक्ति का विस्तार हुआ। बलबन ने अपनी एक पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद से करवाकर अपनी शक्ति को वृद्धि की। समझ रहे हो? ये सब ज्ञान किसी लड़की वाला को लेना चाहिए। अक्सर ये परंपरा वहीं से शुरुआत हुई है बच्चों, कि कोई भी बाप अपने बेटी का विवाह अपने से शक्तिशाली लोगों के हाथ में देना चाहता है। समझ में आ रहा है? यही से प्रथा शुरू हुई है और शुरू से चला आ रहा है कि अपने से जब शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में अपने बेटी का हाथ देंगे, उससे हमारा शक्ति क्या होगा, मजबूत होगा। बात समझ रहे हो? ये बात हमेशा ध्यान में रखना। लेकिन लोग उल्टा कर रहे हैं आजकल, और इसीलिए संबंध गड़बड़ा जा रहा है कि लड़की का विवाह या लड़की वाला अपने से कमजोर परिवार में बेटी का विवाह कर दे रहा है। कब? जब उसके पास सिर्फ एक सरकारी नौकरी हो जाए तब। क्योंकि मेहनत किसका बच्चा करेगा? गरीब का बच्चा दिन रात एक कर रहा है और उसको क्या मिल गया, एक सरकारी नौकरी। और जब वो सरकारी नौकरी हो गया तो अमीर परिवार के लोग, अमीर परिवार के लड़की वाले लोग, ठीक है ना, इस लड़का को हायर करना चाहेंगे। और आपको हम कितना बार बोल चुके हैं कि अगर हम ऑफिसर बनेंगे तो सिर्फ हमारा कल्चर चेंज होगा, हमारी मम्मी ऑफिसर नहीं बन जाएगी, हमारी दादी, हमारे पापा, हमारे घर का लोग ऑफिसर नहीं हो जाएगा। वो तो ऐसा नहीं ना रहेगा। और जिसका जो कल्चर है वो चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। और जब हमारी कोई पत्नी होगी तो वो मेरे ही परिवार में रहना है उसको, तो हम तो चेंज हो गए। वो हमारे उनको देख करके विवाह किया, लेकिन उसके साथ और लोग भी तो है जो जुड़ा हुआ है, और वो जाके वहाँ ऐसा कोई कल्चर फॉलो नहीं करेगी, फिर बवाल होगा। बात समझ रहे हो ना? इसीलिए याद रखना, बेटी का जब भी विवाह करना है तो अपने से ज़्यादा शक्तिशाली लोगों के बीच। अपने से ज़्यादा मतलब ये नहीं समझ देना कि बस प्रधानमंत्री के नीचे का पोस्ट चौकड़े करने होगा। अपने से शक्तिशाली का मतलब आपका औकात 1 है तो किसी 1.5 वाले को खोजो। 2 औकात तो सबको अपना पता है ना, सबको अपना औकात पता रहता है। 1 का 1.5, 1.5 का 2, 2 का 2.5, ऐसे कर करके अब तुम्हारा औकात 1 का है, 10 में जाओगे तो मरो, मरो नहीं पूरा बह जाओ, ठीक है। बाकी कभी काल किस्मत हो जाता है, मेरे जैसा दलाल कहीं पहुंच जाएगा, ठीक है ना, तो 1 का डायरेक्ट 10 में पहुंचा देता है 1 का 10 नहीं 20 हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलबन अपनी एक पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन महमूद से किया और अपनी शक्ति की वृद्धि की। कहा जाता है कि नसरुद्दीन महमूद महल में रहता था और समस्त प्रशासकीय कार्य बलबन करता था। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन गद्दी पर बैठा और उसने गुलाम वंश के अंतर्गत बलबनी वंश की स्थापना की। ध्यान सुनना, दामाद बेटी के साथ ऐश करता था और ससुर क्या करता था, बाहरी सत्ता का काम करता था। नॉर्मल सी बात है कि अगर हम घर में रहेंगे, राजा ही हैं, लोगों से हमारा कांटेक्ट टूट गया है, सभी जगह से आप पैसा वसूल करके ले आइएगा, सभी जगह से जाकर के लोगों से आप मिल रहे हैं और मेरे नाम से ही, तो तुमको ना लोगों से कांटेक्ट रहेगा, हमको थोड़े रहेगा। इनकी मृत्यु हो गई। देखो ध्यान से, नसरुद्दीन महमूद महल में रहता था, समस्त प्रशासकीय कार्य कौन करता था, बलबन करता था। नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो गई, दामाद मर गया। अब मर गया कि मारा गया नहीं कहेंगे,
ठीक है ना, लेकिन मर गया। शासन में कौन आया? बलबन आया, और गुलाम वंश की अंतर्गत बलबनी वंश की क्या हो गई? स्थापना हो गई। बलबनी वंश स्थापना में आया। अब बलबन को जानो, ये बलबन जी हैं। बलबन की कहानी सुन के तुमको बहुत हंसी आएगा। मैं बता रहा हूं बलबन के बारे में। स्त्रियों की वेशभूषा में दरबार में रहने वाला यही है, ठीक है ना। वो तो बात की बात है। बलबन के बारे में कहा जाता है कि बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन उलूग खां था, जिसे नसरुद्दीन महमूद ने बलबन की उपाधि दी थी। इन्होंने बलबनी वंश की स्थापना की। बलबन खुद को ईरान का प्रसिद्ध मुस्लिम वंश अफारीवस वंश से संबंधित बताया। यह वंश पूरे विश्व में मुसलमान को सर्वोच्च वंश था। डीलिंग देना समझते हैं? डीलिंग देना समझते हैं? जैसे हम कहीं अनजान जगह पे गए, ठीक है, अनजान जगह पे गए तो अपने बारे में बताइएगा, तो क्या बताइएगा? मेरे पास एक छोटा सा मड़ैया का घर है और एक टूटा हुआ साइकिल है, उसमें हम कमाते उमाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसा बताते हैं। पहले तो आपका मेंटेन बहुत हाई फाई है, चेहरा मोहरा तो ठीक ठाक है, पहले तो वेल पर्सनालिटी डेवलप करना है ना, तो चेहरा मोहरा ठीक है, अच्छा कपड़ा पहन के कहीं भी जो लोग जाता है। अब वो हमको कुछ जानिए नहीं रहा है, ठीक है। ट्रेन में एक वीडियो वायरल नहीं हुआ था, महिला लोग का झगड़ा करते हुए स्टेटस लगा था, देखे होंगे। हम आयरू गैरू के मौगी हैं, तो आयरू गैरू के मौगी था, देख इंस्पेक्टर के मौगी हैं, दिखा रहा था ऐसा, देखा देखा तो इंस्पेक्टर के मौगी हैं। तो वो कहता है हम आयरू गैरू के मौगी हैं, हमारा भाई है, कौन कौन का है, तो हम एगो पुरसा बदल, अरे तोहनी कथी बारे से ना बोल। बड़ा मजा आ रहा था कुंभ का यात्रा में। ट्रेन में आजकल बगझक चल रहा है सीटों को बंटवारा के लिए, बैठने के लिए। तो वही बात है, यहाँ पर वो आया और अपना जो है पूरे मुसलमान जितना सारा वंश है, उस वंश का सबसे मजबूत, सबसे बड़ा वंश, जैसे हिंदुओं में है आज के समय में, अगर तुम ब्राह्मण बोलते हो, राजपूत बोलते हो, भूमिहार बोलते हो, लाला बोलते हो, हालांकि हम ये सब बातों में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता बोलता है ना बड़ा जात है। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो तो तुम लोग सब समझते हो, ठीक है ना। लेकिन बोलने के लिए लोग बोलता है, तो ऐसा व्यवस्था बनाया गया, और उसमें ये क्या बोलता है कि सबसे बड़ा जो क्या था, अफरासिया वंश, जो पूरे विश्व में मुसलमानों का सबसे सर्वोच्च वंश था, इससे बड़ा कोई वंश नहीं था, उसका बताया। अतः सुल्तान बनते ही बलबन ने जिल्ले इलाह, ईश्वर की प्रतिछाया की उपाधि धारण की, और अपने दरबार में सिजदा, सुल्तान के सामने सिर झुकाना एवं पेवा सुल्तान के पैरों को चूमना की परंपरा को शुरू किया। लोग मन में ऐसा भावना पैदा कि देखो हम भगवान का छवि है, ईश्वर का कॉपी है, बस हमको भगवान ने बनाए हैं। और स्टेटमेंट दिया कि देखो तुमको क्या करना है, सजदा करना है, झुकना है, और मेरे पैरों को क्या करना है, चूमना है, ठीक है ना। लोग मानने लगा, राजा भी था, शक्ति भी थी, दूसरा बात लोगों को गुमराह किया। अरे बाबा ये सब कैसे लोग के पटा लेता है। हम किसी धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन ये जो लंगटे बउआ रहा है नागा साधु लोग, तो लोग देखते होगे महाकुंभ में, हम तो लोग देखे नहीं, वीडियो कहीं देखे हो, देता है, इतना घिनौना लगता है। तुम सोचो ना कि तुम अपने मम्मी के साथ गए हो, अपने भाई के साथ गए हो, अपने पापा लोग के साथ, सभी लोग पेरेंटियल, और एक बहुत अजीब टाइप का आदमी, ठीक है, पूरा सही नंगा हो, और तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए, क्या बोलोगे? प्रणाम करोगे तुम उसको? कैसा फीलिंग आएगा तुम सोचो। कल्पना मात्र से एकदम बेकार लग रहा है। और पुरुष ही नहीं, हम तो महिला को भी देखें, ठीक है ना, जो नागवी साधु बन के घूम रही, सब क्या है, ये फालतू है कि नहीं? तो हम लोग को अच्छा होता हम लोग आदि मानव ही रहे, ठीक है। आदि मानव भी पेड़ों के वृक्ष के पत्तों से अपने शरीर को, तन को ढक करके इज्जत बचाने का, हम लोग के पास इज्जत है। इज्जत क्या है, एक सोसाइटी बना हुआ है, बाकी सब चीज के बारे में सबको सब कुछ पता है, लेकिन वो वस्त्र क्यों पहने, इसीलिए तो पहन रहे हैं। अब ऐसा बाबा को क्या बोलोगे, मुंह में गुटखा, आंख में चश्मा, और नीचा कुछ है ही नहीं,
नानी कोट कर रही थी कि आके पहने लहाइया पहने ला है लइया ना। सोचो ऐसा ऐसा तो लोग है, अरे पहले यहाँ पहन लो तब यहाँ पहनना बाद में। और ऐसा नहीं कि आँख खराब है, हीरो वाला चश्मा, ब्लैक ही वाला एकदम चश्मा लगाया, पूरा दिन व्हाइट व्हाइट भभूत लगाया रखा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से सुनिए। तो बलबन ने क्या शुरू किया, कहा कि हम ईश्वर की छाया हैं, भगवान की छाया है, भगवान का स्वरूप है, उसका नाम है जिल्ले इलाह। और जिल्ले इलाह होने का कारण जिल्ले इलाह की उपाधि धारण किया और अपने दरबार में क्या किया, सिजदा यानी सुल्तान के सामने सिर झुकाना और पैबोस यानी सुल्तान के पैरों को चूमना की परंपरा की शुरुआत की। साथ ही अपने दरबार में ईरानी परंपरा के अनुसार सजवाया और अपने दरबार में प्रसिद्ध ईरानी पर्व नवरोज पर्व को आरंभ किया। यानी ईरानी परंपरा से क्या किया, उसको अपने महल को सजवाया। जैसे हम लोग शादी ब्याह के मौके पर अपने यज्ञ परंपरा के अनुसार मड़वा को सजाते हैं। ऐसा नहीं है कि सजाने के बाद ही विवाह होगा तो होगा, वो एक यज्ञ परंपरा होती है कि हम लोग पहले सजाते हैं। देखिए कहीं हवन उवन हो रहा होगा ना, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको खूब अच्छे से सजाते हैं। क्यों सजाते हैं, वो परंपरा है। बात समझ में आई। जैसे हम लोग के यहाँ हिंदुओं में महिलाओं के सजने संवरने का तरीका है कि टीका बीचों बीच पहनते हैं, जबकि मुस्लिम लोगों में टीका कहाँ पहनता है, इधर साइड में छपका उसको बोलते हैं, जानते हो, इधर साइड में बड़ा सा लटका रहता है, बीचों बीच नहीं पहनती वो लोग, इधर नहीं नहीं लगाने वाले बाल में लगा लेती है, अरे साइड में नहीं रहता, देखे हो छपका। वो लोग का बहुत कॉस्टली आता है, गोल्ड गहना वो लोग का बहुत होता है कॉस्टली, क्योंकि वो लोग का डिजाइन इस तरह का है कि टीका उका वो लोग नहीं खरीदता है। वो लोग मंगलसूत्र नहीं खरीदता, तो हाथ में सोने का बल्ला खरीदता है। वो लोग की परंपरा के अनुसार हार वो लोग खरीद लेगा, मंगलसूत्र नहीं सब खरीदता। ढोलना उलना वो लोग का प्रथा नहीं, हम लोग में ये सब का प्रथा है, ठीक है। और ऐसा ऐसा बना कर रखा है इक्विपमेंट की, चांदी वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहता है, चांदी का सामान खरीदेगा। जैसे हम लोग किसी आदमी से मिलते हैं तो आलतू फालतू अचरा कचरा देते हैं, प्लास्टिक प्लास्टिक, वो फूल वूल गुलदस्ता उलदस्ता डिब्बा हुआ पैक करके दे रहे हो तो कथी है, कचरे ना। वो लोग मिलेगा तो कोनो का चांदी का अंगूठी पहना देगा, तो कम से कम आज नहीं तो कल कम कुछ सेफ रहेगा। 1,000 का तुम किसी का गिफ्ट दो खरीद करके, कुछ बहुत मांग खरीदे 5,000 का खरीद कर दे दिए, वो कबारे रहेगा। 700-800 की चांदी की अंगूठी आती है, खरीद के दे दो, वो हाथ में रखेगा, हाथ में नहीं रखेगा तो बहुत अच्छे से संभाल के रखेगा। इसीलिए उपहार देते समय छोटा ही रहे, ठीक है ना। कोशिश करो कि ऐसा सामान दे कि जो अनंत तक चले, सालों साल चले। चाहे वो किसी को छिपा खरीद के दे दो, जब खाएगा तो तुमको याद खड़ाएगा। फालतू फालतू सामान, हालांकि हम किसी को कुछ नहीं देते हैं, मेरा स्वभाव है, ठीक है, हम किसी को कुछ ना देते हैं। दिए तब भुला गए, वो बहुत रेयरली हम कहीं चल जाते हैं, हमको लाज नहीं लगता है। पार्टियों में चल गए तो मुंह निहारते रहेगा और वो गिफ्ट देगा, हाँ फोटो गया ठीक है चल रहा है और देख रही है जा हमको तो गिफ्ट नहीं दिया, देने से क्या फायदा है, कोई फायदा है तो बताओ। तुम उसको दे दिए और तुम इंतजार करोगे अपना बारी में, वो आएगा तो हमको देगा, क्या है ये। और अगर नहीं दिया तो तुमको दुख होगा कि हम ओकरा में दिलिए थे वो हमारा न दिले एक होगा। ये ना होता है महिला लोग का, ओकरा दामाद के 500 दिलिए या हमारा दामाद अल था 100 ना ओकरा निकल रही, बाद में झगड़ा झगड़ी करता ऐसे ही के तू तो पचौनी बढ़े, हम तोरा दामाद के दिली 500 आ हमारा दामाद के दिले 100, गाड़ा गाड़ी कर रहा, तो अपन 500 लेके तू अपना घरे रहो एक एक, ओकर दामाद अल तो तू भोज खो, हमारे दामाद अल तो तू भोज खो, ऐसे काम कर। देखो बलबा ने अपने शासनकाल में राजत्व का सिद्धांत को अपनाया एवं लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा, याद आ रहा होगा, रक्त एवं लौह, यहाँ है लौह एवं रक्त, उल्टा है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, अभी सब एग्जाम दे के आया है, पूछ दिया था ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन,
लेकिन लॉ एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया? अब जैसे हमारे पास नॉलेज है, जब 10th वाले बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो वहां पे ई क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। तो लौह एवं रक्त की नीति, रक्त एवं लौह की नीति रहता है तो हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग बात है। लेकिन वो जो जूनियर सेक्शन का लाइक मतलब 10th का लड़का है वो बोलता है रक्त और लौह की नीति रहता है या लौह और रक्त की नीति रहता है, बात बराबर है। बिस्मार्क, ठीक है ना? है हाँ, उनका तो सीमित क्वेश्चन है, लेकिन यहां सीमित नहीं है। एग्जाम में पूछ दिया तो ध्यान सुना, वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल और ये इंडियन हिस्ट्री का सवाल है, और दोनों के एक साथ कोलैप्स करता है। जैसे लाल सेना लाल कुर्ता, लाल सेना लाल कुर्ता, और एक और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, जैसे देश बंधु दीन बंधु, आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है संगठन। आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज दोनों तो एक ही जैसा है, और तुमको लगेगा जा आजाद हिंद सरकार आप फौज एक के मार देते हैं, तो दोनों अलग अलग बात। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन, ठीक है ना, पालन किया। इस तरह बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बलबन के राजत्व का नियावत एक खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि स्वयं को जिले इलाही ईश्वर की छाया घोषित किया। मैंने पहले बता दिया कि बलबन को क्या फील होता था कि हम क्या हैं, राजा हैं, ठीक है, भगवान का हम छाया हैं, ठीक है। अब तो गाना में आता है ईश्वर की छाया अनुपम छाया हमारी बेटियां हैं, भगवान की अब छाया है। ऐसा सरस्वती जी ना है, सरस्वती जी तो बहुत सुंदर है, ऐसा लक्ष्मी जी ऐसा तो नहीं दिखते लक्ष्मी जी, लेकिन तुम किसी की बेटी हो तो ऐसा माना जाता है कि ईश्वर की छाया स्वरूप में कौन है, समझ रहे हो ना? हाँ, ईश्वर की अनुपम छाया के रूप में बेटी, गाना सुने हो ना? लेकिन ये सब कहने की बात है, ये सब कहने की ही बात है। रियलिटी क्या है वो न हमसे छुपा है न तुमसे छुपा है। यहाँ पे कहता है कि उसने ईश्वर की छाया बताते हुए बलबन इल्तुतमिश के द्वारा गठित 40 दल को भंग कर दिया। अब इसकी कहानी समझो। शासक बनते ही बलबन ने क्या किया, इल्तुतमिश का जो ये तुर्के चहलगानी प्रथा था, मतलब 40 आदमी का जो टीम था उसको गठन न करके उसको बर्बाद कर दिया। आप लोग को याद है बनाने वाला के साथ साथ बिगाड़ने वाला का भी नाम चलता है। महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, नाथूराम गोडसे को कोई नहीं जानता था, महात्मा गांधी को टपका दिया, याद करना पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने किया था, याद होगा कि भुला गए, कुमारगुप्त ने किया, लेकिन निर्माण करने वाला से ज्यादा याद रखना पड़ता है उसको नुकसान किसने किया उसको भी तो याद करना है। बख्तियार खिलजी बर्बाद कर दिया, तो आखिर हम लोग को याद अभी आएगा, खिलजी वंश आ रहा है ना, बख्तियार खिलजी अब आएगा। वो प्राचीन भारत की बात है, नुकसान कब हुआ है, मध्यकालीन भारत में। इतना लंबा समय होने के बाद इसकी बर्बादी की गई है बच्चों। यहां पर देखो, शासक बनते ही बलबन ने इल्तुतमिश के ये 40 दल को तुर्के चहलगानी कहते थे, जिसमें 40 लोगों का एक समूह होता था, और 40 लोगों के समूह क्या करते थे, सेना का एक जत्था होता था जो सुरक्षा के लिए चलता था, उसे भंग कर दिया। और साथ ही बलबन ने अपने पदाधिकारियों को प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली सल्तनत में पहली बार गुप्तचर व्यवस्था का प्रारंभ किया। इसी गुप्तचर व्यवस्था के आधार पर बलबन का शासक सफल माना गया। गुप्तचर समझते, जासूस, आज का सीसीटीवी दुकान में बैठा दिया, और तो वो ऑडियो भी क्रैप करता है, इसीलिए कहीं भी कुछ बोल रहे हो तो अब सोच समझ के बोलो। फोन पे तो एकदम नहीं किसी के बारे में बुरा शिकायत करो। हाँ फोन लगा, हाँ तो बोला तो ओकरा बारे में कहा है, वो बहुत हरामी आदमी है, लगा बोलने वो आदमी हैंड फ्री करके सुना रहा, सारा इज्जत चल जाएगा। इसीलिए जब कोई आदमी फेस टू फेस हो, वो भी उपयुक्त माहौल देख करके वार्तालाप करो, ठीक है। तो गुप्तचर का मतलब होता है कि आप वहां प्रेजेंट नहीं हैं और वहां के माहौल की जानकारी आपको है,
वहाँ की स्थिति के बारे में आपको अवगत है, या उस राज्य में क्या हो रहा है, उस राज्य के क्षेत्र में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है, उस पार्टी में क्या हो रहा है। पार्टी मतलब जैसे कोई अलग अलग पार्टी है, बीजेपी टीम, उसका गुप्त की बात, जैसे आप लोगों को पता है ना कि रावण गुप्तचर को भेजा राम जी के यहाँ, कहाँ, समुद्र के किनारे, कि देखो उधर क्या क्या तैयारी हो रहा है। गुप्तचर आया, पकड़ा गया। लक्ष्मण जी गीत गाने लगे, अब एक रात मारिए देना है। राम जी बोले ना, मारना नहीं चाहिए, इसको अच्छे से देखने दो। जिसके पास शक्ति नहीं है वही ना अपने शक्ति को, कमी को छुपाएगा। अगर हमारे अंदर कुछ कमी है तो हम उसको क्या करेंगे, तुम्हारे सामने लेके आएंगे कि उसको गोड़ माटी लेंगे, नहीं नहीं ये बहुत, ये वो दिस दैट। लेकिन जो हम खुद बलवान होंगे, रे तोरा जहां जाएगा वो पता करना, जथी पता करेगा करे ड्राइवर से। राम जी बोले ठीक है, घूम लो, घूम लिया, जाओ कहना। और वो व्यक्ति को राम के बारे में ठीक सुना था, उससे ज्यादा उसको लगा कि नहीं ये तो आदमी बहुत अच्छा है। रावण के दरबार में जाके क्या बोलता है, प्रभु श्री राम। रावण गुस्सा में बोलता है श्री मत बोलो, श्री मत बोलो, मत बोलो श्री। बोलता है राम, प्रभु श्री राम ऐसे ऐसे बोले, युद्ध की तैयारी करो। डर हो जाता है ना मन में, खौफ उत्पन्न हो जाता है। और जब खौफ उत्पन्न होगा तब जब सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर, ठीक है ना, जब सिकंदर का उतना बड़ा सेना जब लौट सकता है डर के मारे, ठीक है, तो तुम हम क्या हो। इसलिए अपने अंदर से ना तो पहले डर खत्म करो। तो माउंटेन ड्यू पीने से डर के आगे जीत नहीं कम होता है, ठीक है ना। ये सब डायलॉग बाजी है कि डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पिए हो कि नहीं, माउंटेन ड्यू पिए हो। अरे बहुत महंगा नहीं देता है, 14-15 रुपया में देगा। और ये प्लास्टिक वाला आ गया था 20 रुपया में देगा, जाके पी लीजिए और देखिए डर के आगे जीत हो रहा है कि नहीं। 5 स्टार के साथ में, नहीं नहीं, पर्क खाओ, रिचार्ज हो जाओ, स्टेटमेंट है। हाँ? अच्छा एक बात बता, कल तुम लोग क्यों नहीं आए थे। झूठ बोले, सबको पेट दर्द उखड़ गया एक ही बार में। कल हम बोल दिए थे कि ऐसे लिखना है, हमको पता था, पहले से पता था कि तुम सबको ये बात पता चल गया था कि सर आज हर हालत में लिखवाएंगे, अब बुलवाएंगे तो छोड़ो हटाओ। देखो तुम लोग भाग रहे हो जिस चीज से ना, वो बात तुमको लाठी लेके परेशान करेगा। उस चीज से मत भागो, जिससे तुम भाग रहे हो वो तुमको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। जैसे जो बच्चा 6ठा 7वां 8वां में रहता है, मैथ दे के भागता है, और 10th में कैसे नाक धके रोते रहता है। वैसे ऐसे राइटिंग, किसी भी चीज़ों पर कंसेप्चुअल बोलना, चीज़ें लिखना, रिप्रेजेंटेटिव जिसको कहते हैं, बात समझ में ही ना। जो तुम्हारा नहीं खुलेगा, दिमाग भक नहीं खुलेगा, लाज शर्म नहीं खत्म होगा, ठीक है ना, ठीक है। अगर तुम्हारा नहीं खुलेगा ना तो तुम वहीं पे रहोगे, बात समझ गया ना। इसलिए ना अपना भक खोलो। कहीं भी होता है गलती सही चल, फांसी थोड़े चढ़ा देते ही, फांसी चढ़ा देंगे हम या कोई भी आदमी, ट्राई करेंगे। ट्राई, कपड़ा खरीदने जाते हो तो सब कपड़ा खरीद लेते हो, पहने खोले, पहने खोले, पहने खोले, ट्राई करते हो ना भाई। और वो ट्राई करते करते में एगो जच जाता है। तो ये बार बार बोलने का तरीका क्या है, जचना ही तो है, ट्राई ही तो करना है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। बोलने से ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि उसी को दो या फलाना को दो, उसको ही क्यों दो, तुम ही तो आ जाओ, कल उसको दे, तुम आ जाओ। तैयार होना। और देखो हम क्यों तैयारी करें किसी चीज का, हम तो वही बात बोल रहे हैं। हम इतना तो पहले बोल सकते हैं ना कि जो मातृभाषा के बारे में 2-4 लाइन नहीं बोल पा रहा है, तुम सोचो ना अपने लैंग्वेज के बारे में नहीं बोल पाओगे। आज के अखबार में निकला है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था फर्स्ट पेज पर, मातृभाषा सिर्फ आदमी की भाषा नहीं, गाड़ी की भाषा है, ठीक है ना। नया ओला, ठीक है ना, प्रचार, और उसको सुन लिया, ठीक है ना। अब सब कुछ हिंदी में। यहाँ पर मुजफ्फरपुर जोन की बैंक ऑफ बड़ौदा जो है यहाँ वाला हिंदी जोन में घोषित है।
वहां पर साफ साफ जाके लिखा हो, बोर्ड पे जाके पढ़ना, लिखा है कि यह पूर्णतः हिंदी शाखा है, अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। बात समझ गए? ये सब चीज पढ़ने की बात है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग इतना अच्छा से बात कर रहे हैं, इसको अंग्रेजी में अगर बात करें तो हमारे पास भी शब्द भंडार की कमी पड़ जाएगी। अच्छा से अंग्रेजी बोल पाएंगे? आ ए ओ करते रहेंगे, थोड़ा सोचेंगे, और होगा भी नहीं कंट्रीब्यूट, बोलते बोलते फिर अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, हिंदी पे चलाना पड़ेगा। बोलते बोलते इंग्लिश से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी बोलने का क्या मतलब है? शब्द भंडार कम। अभी देखे हो हिंदी पढ़ रहे हो, मैं अंग्रेजी बोलते हुए, हिंदी में बोल रहे हैं अंग्रेजी में बोलते, वर्ड लग रहा है? होबे नहीं करेगा, क्योंकि इसमें शब्द भंडार बहुत ज्यादा है और इसको सीखने की आवश्यकता नहीं। आप बताइए आपका मातृभाषा क्या है? बट तुम्हारा बज्जिका है। क्या है? बज्जिका। जैसे मिथिला का, वही बोले कि अभी बोल करके बता रहे हैं, बज्जिका भाषा है, मिथिलांचल का मिथिला है, उसी तरह मगध का मगधी है, भोजपुरी है, अवध का अवधी है, बांग्ला भाषा होता है, ठीक है ना? उसी तरह ये हम लोग बज्जिका भाषा बोल रहे हैं। भोजपुरी बोलने आता है आप लोग? बज्जिका भाषाएं बोलते हैं हम लोग कि हमार नाम नवीन कुमार है, हम मुजफ्फरपुर से हती, हमार पढ़ाई लिखाई संपन्न हो गई रहा, पैट के परीक्षा के तैयारी करे छी, बीपीएससी मेंस के फॉर्म आ गए है, फॉर्म भर के मन हुकुर हुकुर करैया कि पीटी होते। हाँ, यही उत्तरी, उत्तरी हम लोग उत्तरी में है, और उत्तरी के बाद पूरा जो पश्चिमी इलाका पड़ता है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये भोजपुरी का इलाका है। मगध का क्षेत्र जो मगही भाषा बोलता है, आप लोग मिथिलांचल जानते ही हैं, वो में छी छी लगा के बोलता है। वो लोग क्या बोलता है? उमें उमें गाना है, भगवान राम जब, ठीक है, कहाँ जाता है, नहीं चारों दुल्हा तो कमाल सखियां गाना है ही, लेकिन भगवान राम जो है वो भगवान भी थे, लेकिन तेगा मेगा छेड़छाड़ तो करवे ना करेंगे। तो भगवान राम चारों भाई के साथ कहाँ जाते हैं? मिथिला में। तो वहाँ की सालिया उनको परेशान करता है, तो ये भी तेगा परेशानी करने लगते हैं। तो भगवान राम जी के लिए वहाँ की महिलाएं गीत कहेंगे कि राम जी दुल्हा हो आहा छी भितरिया बदमाश। बहुत अच्छा गाना है, कोट किया हुआ, मैथिली ठाकुर भी इसको गाई हैं। और ये धर्मास्त्र, मतलब तुम्हें ऐसा समझो कि बना बनाया गाना है, ये आदिकाल की गाना है। तो गीत क्यों बनता है, सिनेमा क्यों बनता है? इधर से उधर जाता है, उधर से इधर नहीं आता है। अगर तुम रामायण को पढ़ो, महाभारत को पढ़ो, और उसको तुम पढ़ लोगे ना, तो तुमको लगेगा अभी के बारे में लिखा है उसमें, वर्तमान के बारे में उसमें लिख दिया हुआ है। इतना ज्यादा मेमोरी पावर हाई होता था। वैज्ञानिक मतलब क्या होता है? जो आगे का सोचता है। पीरियड टेबल बना दिया और जगह खाली छोड़ दिया कि आगे हई हई होगा। रामायण लिख दिया, बता दिया वो टाइम आएगा, ऐसे ऐसे होगा। महाभारत में समय बता दिया है, और उसका अनुसरण करके आपको बताया जा रहा है कि देखो इसमें लिखा हुआ है, और इसके आगे वाला भी बात लिख दिया कि विनाश होगा, अगर नहीं करोगे तो होगा विनाश। बात समझ में आई? तो ये तो कंट्रीब्यूशन है, इसको शुरू से चलता आ रहा है। इसलिए ना, जब ज्ञान जब आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चीज़ों को पढ़ समझ लीजिएगा तो शांत हो जाइएगा। कम जानने वाला आदमी और बहुत ज़्यादा जानने वाले आदमी जब साथ रहने लगता है, तो कम जानने वाला आदमी ज़्यादा बकड़ 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 बोलते रहेगा, और जो ज़्यादा जानेगा वो चुपचाप रहेगा। वहाँ के जितने सारे लोग हैं उसको लगेगा बाप रे, ये तो पूरा माहौले बना दिले। लेकिन रियल क्या है तो सबको पता है। और देहाती कहावत है, अंग्रेजी में भी कहा है कि रियल इज रेयर, वास्तविक कहीं कहीं मिलता है, बहुत रेयर है। हम ये बात कभी नहीं कहें कि हम भी रियल है, हो सकते हैं हम भी फेंक हों। रियल इज रेयर, ये बात याद रखना। हमको, तुमको, इनको, इनको, सबको वास्तविक का जो आक्रमण है उसको समझने में बड़ी कठिनाई है।
झेल ही नहीं पाते। सच को सामना करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और जो झेल लिया, समझ रहे हो ना, वो गुड़िया से आदमी बन जाएगा। अभी खेलिए रही है, गुड़िया है, बुढ़िया होती जा रही है। गुप्तचर को बड़ी ईद के नाम से जाना जाता है। गुप्तचर को दूसरा नाम बताओ पर्यायवाची। जासूस। गुप्तचर को क्या बोलते हैं? खबड़ी, चमचा, ठीक है ना। हाँ, खबड़ी रहे, चुंगली करना नाम नहीं है बहन। वो तो बात यही समझते हैं ना। हम भी बहुत ज्यादा सोचते हैं ये बात, जबकि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं ये काम करती है, ठीक है ना। होना चाहिए था, दुख है, ठीक है ना। तो गुप्तचर को क्या कहते हैं बच्चों? बड़ी ईद के नाम से जाना जाता है। बलबन ने एक नया सिक्का चांदी का मासा जारी किया। इससे पहले आपको याद होगा जब हम पढ़ा रहे थे और वहां पे लिखे होंगे, एक जीतल सिक्का आया था। कौन सिक्का? और एक कौन सा आया था? टका। तो टका किसका था? चांदी का। जीतल किसका था? तांबा का। याद है कि वो भुला गए। बलबन ने मंगोलों की सल्तनत की रक्षा करने हेतु सैन्य विभाग का नाम दीवाने अजय का गठन किया। तुर्गे चहलगानी को खत्म, दीवाने अजय का गठन, याद रखेंगे। बलबन ने क्या किया? जैसे महात्मा गांधी, सॉरी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग को खत्म किया, नीति आयोग आया, तो दोनों में नाम हो गया। योजना आयोग को खत्म किसने किया? नरेंद्र मोदी। योजना आयोग का शुरुआत किसने किया? नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। सॉरी, योजना आयोग के नहीं, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। क्योंकि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो दोनों में अपना नाम फेंट लिया कि नहीं फेंट लिया? इंदिरा आवास योजना का नाम बदल के क्या रखा गया? प्रधानमंत्री आवास योजना। किसने किया? नरेंद्र मोदी। तो क्या कर रहा है? नाम को चेंज कर रहा है। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो, ये नाम याद रखना, अमीर खुसरो को एक उपाधि प्राप्त है, याद है आप लोग? अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? रटा रटा बात, रटा रटा बात समझते हो? जैसे आप लोग जूनियर सेक्शन में करते थे, लाइन में लिखल है हुबहुबली सर खड़ा, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरी, दे कॉल पार्ट्स ऑफ स्पीच। भुला गए इसका याद, मेमोरी पावर तो लग रहा है थोड़ा ठीक ठाक है, रटनता बहुत ज्यादा है। तोताए हिंद का बहुत अच्छा काम करते हो, और उसमें अच्छे से डिफिनेशन अगर बोले तो बोलते ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, दे आर वर्किंग, क्या बोलते हैं? ठीक है ना, क्या बोलते हैं? बोल बोल बोल, क्या बोलते हैं? बोलो ना, बोलो ना। वो शायद ऐसे ही बोलता है, वर्किंग और ऐसे कुछ, हमको तो भी नहीं पता है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में एटा जिले में हुआ था। अमीर खुसरो के बारे में जान लीजिए। यह दिल्ली सल्तनत में कुल 8 शासक के दरबार में रह रहे थे। कितना शासक में? 8 शासक में रहे। इनकी सबसे प्रमुख रचना तुगलकनामा है, जिसमें सभी 8 शासकों के साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल बादशाह कहते हैं, मुगल बादशाह, हाँ मुगल, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे तो आगे का बात बोल देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्यों कहते हैं? जैसे देखो, हम कोई सामान बनाए, तुरंत तोड़ दिए, थोड़ा सा कंप्लेन में बोले इसको हटाओ, मतलब थोड़ा अंदर अस्थिरता न है। दूसरा का बात में आ जाना, जिसको कहते हैं, वो देखिए बोला है ना, इसका कलर ठीक नहीं लग रहा है, बोला आदमी को, बोला हटाओ ये कलर नहीं चल रहा है, मतलब अपने मन से नहीं चलना, दूसरा लोग जो कह रहा है वो काम करना। पागल बादशाह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। क्या नाम था? अबुल हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था बच्चों? अबुल हसन। क्या नाम था? किस राज्य के थे वो? उत्तर प्रदेश के, ठीक है।
अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख था। अभी चिश्ती क्या होता है? इन्हें कव्वाली गायन का जनक माना जाता है। तबला एवं सारंगी सितार नामक वाद्य यंत्र खोजकर्ता भी थे। ध्यान सुनना, कव्वाली जानते हो? कव्वाली नाम नहीं सुना? जब महिला पुरुष या पुरुष पुरुष अपने बातों से गीत गाकर के कंपटीशन करता हो, ओ दीवानो ओ मस्तानो बाली है मेरी उमरिया, ठीक है ना, इसको कव्वाली कहते हैं। बात समझ गए ना? मुस्लिम लोगों में हम लोग के यहाँ जागरण आता है, बहुत ज्यादा अगर भक्ति में बात करते हैं तो क्या आएगा? शादी ब्याह में आता है ना जागरण घर पे, तो देवी भक्ति गीत गाएगा। वो लोग क्या कहता है? कव्वाली कराता है। कव्वाली में अल्लाह के करम, थोड़ा एंजॉय भी होता है, नए नए टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, का इस्तेमाल करके नया ट्यूनिंग भी सुनाया जाता है और धर्म का भी प्रचार होता है। उसको कव्वाली कहते हैं। तो कव्वाली के जनक कौन कहे गए हैं? कौन? अमीर खुसरो, ठीक है। वो तबला भी और सारंगी और सितार, सारंगी जानते हो ना, ऐसे ऐसे रगड़ने वाला होता है, ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के बजाते हैं सारंगी। और सितार सरस्वती माता के हाथ में रहता है, आप लोग तो जानते ही हैं, बड़ा सा। और तबला तो आप लोग जानते हो ना, एक बड़ा सा गोल हांडी रहता है, एक छोटा सा रहता है, ठीक है। अमीर खुसरो अन्य प्रमुख रचना किरान उस सादेन, आशिका नूह सिपिहर, ख्वाइश उल फुतूह किताब का नाम है, सब याद रख लीजिएगा। बलबन अपने पौत्र का नाम ईरानी परंपरा के अनुसार ही रखा। इतिहासकार बर्नी ने कहा कि बलबन कहता था कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है। क्या है? यानी वो छोटे जात को नहीं देखना पसंद कर रहा था। जब भी वो किसी नीच जाति को देखता था तो उसको लगता था कि तलवार निकाले गला काट दे, ठीक है ना। ऐसे पागल लोग हैं, ठीक है ना, धरती पर। खैर 1288 में ये भी मरा और मृत्यु सबका क्या है? सत्य है। ऐसे घटिया लोगों की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बड़ी दुख का बात है कि जब ये मरा तो इसकी 100 यात्रा कैसी हुई, सुन लो। बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पैर कब्रिस्तान तक ले जाते हुए अपने सिरों पर धूल फेंकी और 40 दिनों तक शोक मनाया। इसीलिए बच्चों आज ही मुसलमान लोग चेहल्लुम करता है, नाम सुनते हो? जैसे हम लोग में 3 दिन पर तिराती होता है, वो लोग पर 4 दिन पर चिहारम होता है, और हम लोग पे 12 दिन पे श्राद्ध हो जाता है, द्वादशी उसको बोलते हैं। वो लोग को 40 दिन पर अकीदतमंद होता है, आई मीन चालीसमा जिसको कहते हैं, ठीक है। दाहा का, मुहर्रम का 40 दिन पर चेहल्लुम का छुट्टी रहता है। दाहा का 40 दिन होता है ना, मानो दिन हसैन का, हसन हुसैन का क्या रहता है? श्राद्ध हुआ रहता है, श्राद्ध का छुट्टी रहता है, यही बात। तो ये लोग होली खेल रहा था, हमको लग रहा है। कपड़ा फाड़ लेना, माथा पर धूल देना, गुड़ में चप्पल नहीं है, तो हम लोग क्या, तो ऐसा होली होता है, ठीक है ना। आ रहा है, अरे कोई भी आदमी कपड़ा उपड़ा फाड़ लिया, अब माथा पर धूल रख रहा है, ठीक है ना, तो क्या है? होली है ना, खेल रहा है। लेकिन यहाँ पे शोक मनाया है, ठीक है। बलबन की मृत्यु के बाद मालिकों ने ऐसा किया। बलबन ने अपना उद्कारी युवराज महमूद के पुत्र कै खुसरो को मनोनीत किया था, लेकिन सरदारों ने बुगरा खां के पुत्र कैकोबाद का सुल्तान बनाया। कैकोबाद के बाद कैमूर्स सुल्तान बना। 1290 में कैमूर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी नामक वंश की स्थापना की। इन्होंने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के स्थान पर एक नया वंश क्या बना दिया? खिलजी वंश बनाया। आगे समझ में ये ध्यान रखना कि आखिरी जो राजा जो बना तो वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी जो है वो किसको बनाया? क्यूमर्स को मारकर 1290 में 84 साल का यात्रा क्या हो गया? समाप्त हो गया, और गुलाम वंश क्या हो गया? खत्म। इस प्रकार आपको ये याद रखना है कि पहले शमसी वंश आया, ये बात ध्यान रखना, थोड़ा ये जरूरी है जानना। इसमें 3 वंश काम किया है, किसमें? गुलाम वंश में। देखो यहां पर
पहला जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंश था वो कौन था? कुतबी वंश। और ये जो तुम बोलना चाह रहे हो हम समझ रहे हैं, ठीक है ना, वो वंश नहीं है, कुत्ती वंश वो नहीं है, कुतबी वंश। उसका संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और शमसी वंश या इसको इलवरी वंश कहते हैं। कौन वंश बोलते हैं? इलवरी वंश का संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। और तीसरा जो है बलबनी वंश का संस्थापक कौन है? बलबन। और ये तीनों गुलाम वंश में आया। समझ में आई? ये बात आपको ध्यान रखना है कि इस गुलाम के अंतर्गत 3 जाति के लोग, क्योंकि ये तो गुलाम था ना इसका, तो ये दूसरे जगह से आया था, ठीक है ना, ये गुलामों का गुलाम चल रहा है, तो अलग अलग जात का है ना। इसको उठा लिए, किडनैप कर लिए, ये दूसरा जात का है। आयु हम इसके साथ है तो हमारे ना चाली सीखेगा, ये दूसरा को उठा के लिया दूसरा जात के, लेकिन एक ही वंश के अंतर्गत ये लोग काम किए। बात समझ गए? तो इस प्रकार गुलाम वंश की हम लोग क्या करते हैं? खात्मा करते हैं। इसके बाद अगला जो है वो कौन है? खिलजी वंश। खिलजी वंश का कार्यकाल बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है ना, मात्र 30 साल का है, ठीक है ना। तो पहला कौन सा वंश? गुलाम वंश की जो कार्यकाल है वो कितने साल की? 84 साल की। दूसरा है खिलजी वंश। खिलजी वंश का कार्यकाल 30 साल की। उसके बाद अगला जो आया उसको तुगलक वंश। तुगलक वंश का 94। तो 84 94 ये ध्यान में रहेगा, 30। उसके बाद तब आया सैयद वंश। सैयद वंश का कितना? 37 साल। और फिर उसके बाद आया लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कितना साल? 75। ठीक है ना। इतना जी पाओगे तो लोग? हाँ? राजा का छोड़ो ना, किस वंश का कितना कार्यकाल है दिल्ली सल्तनत पर, ये याद रखो, ठीक है ना। 75 साल जी पाओगे तुम? हम पूछ रहे हैं भाई, 75 साल नहीं जी पाओगे? राक्षस? तुम लोग राक्षस हो कहाँ? पराजत। और राक्षस नहीं तो लोग है, तो लोग राक्षस नहीं। क्यों हम लोग का पद से पद छीन रहे हो? हाँ ये भी है, तो लोग जल्दी तो नहीं मरे, पर अछूत नहीं मरता है जल्दी। अकड़ा मरे ना, छुतहर फूटे ना। तो हमको नहीं लगता है कि अभी